जी सारे लोग आ गए हैं, मैं करने लगा हूँ स्टार्ट। हम पहला रिप्रेजेंटेटिव एस्कोमाइकोटा का डिस्कस करने वाले थे, दैट इज पेनिसिलियम। जी अब जो पेनिसिलियम है, ये हम आगे पेनिसिलियम के ऊपर, इसको जनरली हम ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहते हैं जी। इट इज फाउंड ऑन द फूड स्टफ एंड यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। एक पीछे मैं आपको बता के आया हूँ अगैरिकस की स्पीशी, उससे भी हमें सिट्रिक एसिड मिलता है। एक सेकंड मुझे दीजिए, ये कौन है? अच्छा जी, तो एक मैंने आपको पीछे अगैरिकस की स्पीशी बताई थी जो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करती है। जल्दी से मुझे बता भी दें ज़रा, ताकि मुझे पता चले कि आप कितनी को ध्यान से सुन रहे हैं मुझे। एक अगैरिकस की स्पीशी हमने डिस्कस की थी, तो वो भी सिट्रिक एसिड बनाती थी। अच्छा, पेंसिलियम को भी फुमेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एक्सैलिक एसिड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये पेंसिलियम, ये यहाँ पर हम इसको एज अ जीनस डिस्कस कर रहे हैं, इस पेंसिलियम को, ये जहन में रखिएगा। अच्छा, पहली एंटीबायोटिक जो मिली थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब को 1928 में, वो पेंसिलियम की एक स्पीशी है पेंसिलियम नोटेटम, उससे मिली थी। हम आ जाएं अगर इसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो दो तरह से इसकी रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्सुअली और सेक्सुअली। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कोनिडिया के थ्रू। कोनिडिया जो है वो बनते हैं कोनिडियो फोर्स के ऊपर। अब ये मैंने डायग्राम्स बनाई है आपको समझाने के लिए। कोनिडिया, पीछे मैं आपको बता रहा था कि कोनिडिया ऐसे स्पोर होते हैं जो कि हाइफी की टिप पे प्रोड्यूस होते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं एनोटेशन ऑन कर लूं। ये आपका हाइफी, ये हाइफी है आपका। अब हाइफी के ऊपर एक लेंथी से सेल बनता है जिसको हम कहते हैं मेचूला। फिर मेचूला के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रिगमेटा। और फिर इस स्ट्रिगमेटा के ऊपर लाइन में, लाइन वाइज ये काफी सारे स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स को हम कहते हैं कोनिडिया। और ये वाला जो हाइफी है जिसके ऊपर ये कोनिडिया बने हुए हैं, इसको हम कहते हैं, फिर हम नाम देते हैं कोनिडिया की वजह से कोनिडियोफोर का, यानी हाइफी की ऐसी ब्रांच जिसके ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट है। वी वुड से दैट दिस इज कोनिडियोफोर। सो इस किस्म की ये स्ट्रक्चर होती है हाइफी की। आपको लाइनें अभी नजर आ रही हैं जो मैंने लगाई थी, या इरेज हो गई हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इरेज हुई हैं, मैं इनको इरेज कर ही था, ये हो गई हैं इरेज। अच्छा, तो ये तो हो गई ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू। जिस भी स्पीशी में कोनिडिया बनेंगे ना जी, वो इसी तरह ही बनेंगे, इसी मेथड के थ्रू बनेंगे। अब नहीं नजर आ रहा हूँ। अच्छा, सो ये तो होगी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पेंसिलियम के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो फीमेल ऑर्गन है उसको हम कहते हैं एस्कोगोनियम। ये इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा लंबा होता है और लॉन्ग ट्यूब शेप्ड होता है। और मेल ऑर्गन जो है वो एंथ्रीडिया होता है। सो अगेन इसमें हम देखिए हमने फिर मेल और फीमेल ऑर्गन्स के नाम की बात की है। फीमेल ऑर्गन एस्कोगोनियम है और मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया है। और जो पेंसिलियम के अंदर फ्रूटिंग बॉडी बनती है जी, उसका नाम है क्लेस्टोथीशियम। अब हम ऊपर क्लेस्टोथीशियम के बारे में पढ़ के आए हैं कि ये राउंडेड या स्फेरिकल शेप की होती है और ये क्लोज्ड फ्रूटिंग बॉडी होती है। सो दैट वाज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल इज सैक्रोमाइसिस। अब सैक्रोमाइसिस भी एक जीनस है जिसको हम कॉमनली यीस्ट भी कहते हैं। ये यूनिसेलुलर होता है और ये नॉन हाइफल फंजाई है, याद रखिएगा हमेशा। ये सेप्रोफाइटिक होती है, यानी इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि इसने डिकम्पोजिशन करनी है ऑर्गेनिक मैटर की और फिर उसमें से जो है वो फूड लेनी है। इसमें इंजाइम्स होते हैं कुछ खास किस्म के जिनको हम इन्वर्टेजेस और जाइमेजेस कहते हैं। ये दोनों इंजाइम्स इसको हेल्प करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन करने में। ये मैंने यीस्ट सेल की डायग्राम यहाँ ऐड की है, तो ये इस तरह का होता है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से। अगेन हम अब हम जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो जो ए सेक्स रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के थ्रू या फियन के थ्रू होती है। बडिंग का तो प्रोसेस आपको आइडिया होगा थोड़ा, कि एक सेल है उसकी आउटसाइड पे एक छोटी सी बड बनेगी,
पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एक न्यूक्लियस जो है वो बड में चला जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता साइटोप्लाज्म भी मूव करता हुआ न्यूक्लियस के पीछे बड में चला जाएगा, और बड का साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा और बड भी एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और अल्टीमेटली वो बड सेल से अलहदा हो जाएगी। बाज़-औक़ात बड अलहदा हो जाती है, बाज़-औक़ात जब जब बड का दिल नहीं कर रहा होता अलहदा होने का, या पेरेंट सेल नहीं चाहता कि ये बड अलहदा हो, तो वो बड फिर उसी पेरेंट सेल से अटैच्ड रहती है, और एक बड बनी, फिर दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी, तो एक आहिस्ता आहिस्ता की हो गया। हाँ जी, आपको नजर आ रहा है सारों को? कोई इशू तो नहीं है? सब क्लियर है ना? चलिए, ये यकदम है ना, वो मेरे लैपटॉप से जो है वो ये एक विंडो खत्म हो गई थी, तो मैंने कहा ये क्या होगा। चल, अच्छा, तो मैं आपको बडिंग का बता रहा था, तो बडिंग का तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि बड बनती है। फिजन जो है ना, फिजन का लफ्ज हम यूज करते हैं बाइनरी फिजन वाले प्रोसेस के लिए। वो प्रोसेस नहीं होता जिसमें एक सेल सिंपली दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, कि पहले न्यूक्लियस टूटा, न्यूक्लियस दो बने सेल के अंदर, फिर साइटोकाइनेसिस होगी और साइटोप्लाज्म अलग-अलग। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस यीस्ट के अंदर बड़ा सिंपल सा है, या ये बडिंग के थ्रू होती है या फिजन के थ्रू होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, तो हालांकि है ये यूनिसेलुलर, देखिए ज़रा, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हेट्रोथेलिक होती है। हेट्रोथेलिक होती है यानी कि मेल जो सेल है वो और है, फीमेल सेल और है। सो इसमें हम कहते हैं कि जी इसमें दो मेटिंग टाइप्स होती हैं। अब ये दोनों टाइप्स जो हैं ये एक दूसरे से डिफ्रेंशिएशन जो इनकी है वो एक बड़े स्पेशल अंदाज में होती है। एक मेटिंग टाइप जो है वो कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेगी जो दूसरी मेटिंग टाइप को भी स्टिमुलेट कर देती है। यानी फर्ज करते हैं पानी है और पानी में दो पड़े हैं सेल यीस्ट के। अब एक यीस्ट का सेल कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, एक यीस्ट का सेल कुछ सब्सटेंसेस रिलीज करेगा जो जाके दूसरे सेल को स्टिमुलेट कर देंगे। अब दूसरा सेल भी स्टिमुलेट हो जाएगा और फिर दोनों सेल्स जो है उनके दरमियान मेटिंग होगी और फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर जो है वो अगली जनरेशन बनेगी। अब जो सेल यीस्ट का यहाँ पर जाके स्टिमुलेशन कर रहा होता है उसको हम मेटिंग टाइप में मेल सेल कहते हैं, और जो जाके जो स्टिमुलेट होता है उसको फीमेल सेल कहते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट एस्कोमाइकोटा। इसमें हमने दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया, पेंसिलियम को और यीस्ट को। अब हम आ गए हैं बेसिडियो माइकोटा के ऊपर से। इनको क्लब फंजाई कहते हैं, इनकी शेप क्लब टाइप होती है। अब यहाँ पर हाँ जी मैंने लिखा हुआ है कि क्लब शेप क्या होती है। सो क्लब शेप इज बेसिकली सिलिंड्रिकल एंड इनलार्जिंग ग्रेजुअली टुवर्ड्स द एंड। आपने मशरूम देखी है ना, जो मशरूम की शेप होती है उसको क्लब शेप कहते हैं, यानी सिलिंड्रिकल लंबी, और जब ऊपर जाती है टुवर्ड्स द एंड वहां से जाके ये इनलार्ज हो जाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है। इसके भी आईफी सेप्टेट है। चले, अभी आपके पास चार ग्रुप्स के हाइफी क्लियर हो गए हैं। ओमाइकोटा और जाइगोमाइकोटा के अंदर जो हाइफी हैं दे आर ए सेप्टेट, और एस्को और बेसिडियो के अंदर जो है दे आर सेप्टेट। अच्छा जी, इनमें एडिबल मशरूम काफ़ी सारी हैं, जैसे कि अगेरिकस है, रस्ट का भी ताल्लुक इसी ग्रुप से है, स्मर्ट का ताल्लुक भी इसी ग्रुप से है, और एक फंजाई का ग्रुप है जिसको ब्रेक्ट फंजाई कहते हैं, उसका ताल्लुक भी एस्को बेसिडियो माइकोटा के साथ ही है। पफ बॉल्स भी इसी में हैं जी। हाँ जी। चले, अब इनके अंदर बेसिडियो माइकोटा के अंदर इनको हम बेसिडियो माइकोटा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक क्लब शेप्ड की सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स बनती हैं जिनको हम बेसिडिया कहते हैं। क्लब शेप की सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, उनको हम बेसिडिया कहते हैं। अब बेसिडिया की वजह से हमने इस ग्रुप का नाम रखा हुआ है बेसिडियो माइकोटा। उन बेसिडिया के अंदर स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिडियो स्पोर्स। तो ये टर्म्स मिलती जुलती हैं, याद रखनी आसान है। बेसिडियो माइकोटा के अंदर ना जी, जो उनकी पूरी लाइफ है उसमें तीन फेजेस होते हैं। पहला फेज जो है उसमें जो इनका माइसीलियम है, उस माइसीलियम को प्राइमरी माइसीलियम कहते हैं, और ये यूनी न्यूक्लिएट होता है, यानी इस स्टेज के दौरान हाइफी के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। फिर इनके अंदर होती है रिप्रोडक्शन, आप कह लें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह लें, और वो जो हाइफी है वो कन्वर्ट हो जाता है
सेकेंडरी, वो माइसीलियम कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी माइसीलियम में, और जो हाइफी होते हैं वो डाइकैरियोटिक बन जाते हैं, यानी हर एक के अंदर दो दो न्यूक्लियाई होते हैं। फिर तीसरी स्टेज जो होती है उसको हम बोलते हैं टर्शरी माइसीलियम, और इस स्टेज में जाके वो बेसिडिया बनते हैं, और बेसिडिया के अंदर बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। एक और बड़ा स्पेशल करैक्टर बेसिडियोमाइकोटा का क्लैंप कनेक्शंस हैं जी। अब क्लैंप कनेक्शंस बुनियादी तौर पर वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके थ्रू ये हाइफी डाइकैरियोटिक बनते हैं। ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। आप ए में देखिए, ये जो हमारी ए वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है। अब ये इसको देखिए, यहाँ पर ये एक हाइफी जो है वो डाइकैरियोटिक हालत में है, यानी इसके अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, एक ये ए वाला न्यूक्लियाई है और ये दूसरा बी वाला न्यूक्लियाई है। अब दो न्यूक्लियाई एक हाइफी के अंदर, तो ये देखिए ये सेप्टा है ना, तो यहाँ तक एक सेल बन गया ना। अब एक सेल के अंदर दो दो न्यूक्लियाई मौजूद है, तो इसका मतलब है इस वक्त ये जो हाइफी है ये डाइकैरियोटिक कंडीशन में है, ये डाइकैरियोटिक कंडीशन में। अच्छा, अब होगा क्या, ये एक आउटग्रोथ टाइप चीज बनती है जिसको हम ये क्लैंप कनेक्शन का नाम देते हैं। ये आउटग्रोथ बनती है, ये देखिए ये यहाँ तीसरी सी में बन रही है। सो पहले तो ये ए और बी, ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं ये दोनों डिवाइड करते हैं। ए अपने जैसा अपना भाई ए और एक और बनाता है, और बी अपने जैसा एक भाई बी बनाता है। सो दो ए बन गए और दो बी बन गए। अब यहाँ से एक बी ट्रांसफर करेगा उस आउटग्रोथ में जो जो बनी है, जिसको हम क्लैंप कह रहे हैं, यहाँ पर ये ट्रांसफर कर जाएगा। एक बी यहाँ पर चला गया, अब एक बी ऊपर चला गया, यहाँ नीचे हमारे पास रह गया है एक बी, और यहाँ पर ये जो दो ए बने हैं उन दो ए में से एक ये जो ए है ये ट्रेवल करता करता बी के पास आ जाएगा, बी वाली साइड पे आ जाएगा। सो चौथे स्ट्रक्चर में हमारे पास राइट साइड पे एक बी तो पहले ही प्रेजेंट था, ये ए वाला जो न्यूक्लियस है वो भी चलते चलते हुए इधर आ जाएगा। एक ए वाला न्यूक्लियस बेचारा अपनी ही जगह पर प्रेजेंट है, और ऊपर आउटग्रोथ के अंदर बी वाला न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो ये आउटग्रोथ अब ए के करीब जाके दोबारा अटैच हो जाएगी हाइफी से, और जो बी है वो बी जो है वो हमारे लेफ्ट साइड वाले ए के साथ आके अटैच हो जाएगा। सो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो क्लैंप्स हैं ये हेल्प करते हैं न्यूक्लियाई की डिवीजन में। सो ये क्लैंप कनेक्शंस को आपने जाइगोमाइकोटा बेसिडियोमाइकोटा के हवाले से याद रखना है। आगे चलें जी अगर हम, तो अगला जो हमारे पास टॉपिक है, अब ये देखिए यहाँ पर आके एक सेल में भी दो हमारे पास न्यूक्लियाई हो गए और दूसरे सेल में भी दो न्यूक्लियाई हो गए, यानी अब यहाँ पर हाइफी की डिवीजन होगी और दोनों हाइफी ही डाइकैरियोटिक बन चुके हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें चले, तो यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। हाँ जी, डाइकैरियोटिक फेज एस्कोमाइकोटा में भी होता है, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड होता है। वो सिर्फ उस टाइम आता है जब जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, बड़े लिमिटेड टाइम के लिए, और फौरन ही वो जो है हाइफी जाइगोट में मियोसिस होती है और फिर हाइफी दोबारा हैप्लॉइड हो जाता है। लेकिन जो बेसिडियोमाइकोटा है ना, इसमें एक पूरी लाइफ स्टेज है जिसमें हाइफी डाइकैरियोटिक रहता है। एस्कोमाइकोटा में ज़्यादा देर तक हाइफी डाइकैरियोटिक नहीं रहता, फौरन इसमें मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस हो जाते हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन जी, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं बेसिडियोमाइकोटा में होते ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वाहिद ग्रुप फंजाई का जिसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, दे आर द बेसिडियोमाइकोटा। अब इसमें सिर्फ एक आप जीनस कह लें पूरे बेसिडियोमाइकोटा के अंदर, एक्सेप्शन है अगेन बेसिडियोमाइकोटा के अंदर भी, जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं, और वो रस्ट है। यानी रस्ट के अलावा किसी भी बेसिडियोमाइकोटा के जीनस में सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होंगे। अच्छा, बेसिडियम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, हमने पढ़ ली, कैरियोगैमी और मियोसिस दोनों बेसिडियम के अंदर होती हैं। टिपिकली आमतौर पर बेसिडिया की स्ट्रक्चर जो है वो क्लब शेप्ड होती है। अच्छा, जेब, अच्छा, तो बेसिडिया से आउटग्रोथ्स निकलती हैं,
उन आउटग्रोथ को जी हम स्ट्रिगमेटा कहते हैं। और फिर इन स्ट्रिगमेटा की टिप के ऊपर बेसिडियोस्पोर बनते हैं। अब मैं मजीद आगे जाऊं बेसिडिया की टाइप्स के ऊपर, मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं दोबारा कोनिडिया के साथ। आप समझिए कि कोनिडिया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, और इसमें क्या होता है कि एक हाइफी जिसको हम कोनिडियोफोर कहते हैं, उसके ऊपर मैचुला बनता है, और मैचुला के ऊपर स्ट्रिगमेटा बनता है, एक आउटग्रोथ जो होती है, और स्ट्रिगमेटा के ऊपर एक चेन की सूरत में स्पोर बनते हैं जिसको हम कोनिडिया कहते हैं। अब ये जो बेसिडियोस्पोर हैं, ये भी ऑलमोस्ट इनकी जो बनने का तरीक़ेकार है वो ऑलमोस्ट कोनिडिया की तरह ही है, लेकिन इनमें और कोनिडिया में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो कोनिडिया है वो एसेक्सुअल स्पोर्स है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनते हैं जो बेसिडियोस्पोर है। अगर आप इनको देखेंगे तो आपको लगेंगे ऑलमोस्ट सेम ही कोनिडियोस्पोर और ये बेसिडियोस्पोर्स। अच्छा, अब ये बेसिडियोस्पोर्स बेसिडिया के अंदर बनते हैं, यानी बेसिडिया के ऊपर बनते हैं। जिस तरह हमने एस्को, मैं आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूँ एस्कोमाइकोटा से। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिडियोमाइकोटा। जिस तरह हमने एस्कोमाइकोटा में देखा कि एस्काई की फ्रूटिंग बॉडीज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसमें क्लेस्टोथीशियम था, जिसमें पेरीथीशियम था, इसी तरह बेसिडियोमाइकोटा की जो करेक्टरिस्टिक फीचर बेसिडिया है, इसकी भी टाइप्स होती हैं। इसकी भी 4 टाइप्स हैं, जिस टिश्योबेसिडिया, क्लास्टोबेसिडिया, ट्यूनिंग फोर्क टाइप और नॉर्मल टाइप। अब ये जो पहली मैंने शेप बनाई है इधर ये पिक्चर में बनी हुई है, दैट इज द टिश्योबेसिडिया। इसमें जो सेल्स हैं ये इलोंगेटेड फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर अटैच होते हैं, और जो स्ट्रिगमेटा बनते हैं वो लेटरल साइड्स पे बनते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास जो आपको शेप नज़र आ रही है, दैट इज क्लास्टोबेसिडिया। ये थोड़ी सी ओवल शेप्ड होती है। तीसरी शेप जो आपको नज़र आ रही है ये ट्यूनिंग फोक शेप बेसिडिया है, और जो चौथी आपको नज़र आ रही है ये नॉर्मल शेप बेसिडिया है। और इन बेसिडिया के ऊपर स्ट्रिगमेटा बनता है, और उस स्ट्रिगमेटा के ऊपर जो है वो स्पोर बनते हैं जिनको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। सो दैट वाज द जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ बेसिडियोमाइकोटा। अब हम आगे हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। पहला रिप्रेजेंटेटिव है जी अस्टिलैगो। अस्टिलैगो ट्रिटिकम आपको पता है, इसको हम स्मट कहते हैं। ये पैरासाइट है, बड़ा मशहूर पैरासाइट है, रेस्टोस्मट में से एक ये है। नॉर्मली ये वीट का पैरासाइट है। एक स्पीशीज की अस्टिलैगो ट्रिटिकी, ये वीट के ऊपर अटैक करती है। एक अस्टिलैगो की स्पीशी है अस्टिलैगो अवीना, वो ओट के ऊपर अटैक करती है। एक अस्टिलैगो जी है जो जिया मेज के ऊपर अटैक करती है। अब अस्टिलैगो के अंदर 2 लाइफ फेजेस होते हैं, इसमें तीसरा नहीं होता। वो जो हम पीछे 3 फेजेस पढ़ के आए हैं ना, इसमें 3 फेजेस नहीं होते है बेसिडियोमाइकोटा का मेंबर। इसमें 2 होते हैं, एक मोनोकैरियोटिक और दूसरा डाइकैरियोटिक हाइफी का फेज। तो इसका लाइफ साइकिल पढ़ने की कोशिश करते हैं जनाब। सबसे पहले मैंने नीचे डायग्राम भी बनाई है, उसको भी डिस्कस करेंगे। 5 फेजेस हैं इसके लाइफ साइकिल के, स्मर्ट के। सबसे पहले एक खास तरह के स्पोर, टिलूटोस्पोर या क्लेमाइडो स्पोर जिनको हम कहते हैं, वो स्प्रिंग में बाहर के मौसम में आके वीट प्लांट के ऊपर अटैक करेंगे। आए वीट प्लांट के ऊपर, उन्होंने अटैक किया। जब वीट के ऊपर उनका अटैक होगा तो ये वीट के अंदर प्रोमाइसीलियम बनाएंगे। प्रोमाइसीलियम यानी प्राइमरी माइसीलियम है ये। अच्छा, टोलेटोस्पोर आए, वीट के ऊपर अटैक किया उन्होंने, और वीट के ऊपर अटैक करके जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट कर दी, हाइफी बनाए। अब वो हाइफी जो है, हाइफी बन गए। वो हाइफी बनाएंगे बेसिडिया, यानी बेसिडिया वाले स्ट्रक्चर्स बनाएंगे अपनी प्रोमाइसीलियम के ऊपर, अपनी प्राइमरी माइसीलियम के ऊपर बेसिडिया बनेंगे। और बेसिडिया जो है बनाएंगे बेसिडियोस्पोर्स। बिल्कुल वही प्रोसेस है, सेम। अच्छा, वही प्लांट जिसके ऊपर आके टिल्यूटोस्पोर्स ने अटैक किया था, वहाँ माइसीलियम बनी। माइसीलिया जो है, माइसीलियम ने ग्रो किया, और उस माइसीलियम के अंदर ही बेसिडिया बन गए। बेसिडियो ने बेसिडियोस्पोर बना दिए। अब बेसिडियोस्पोर्स के बनने तक ये प्रोसेस एक ही प्लांट के ऊपर हो रहा है। अच्छा, बेसिडियोस्पोर बन गए। अब बेसिडियोस्पोर आगे बनाएंगे सेकेंडरी माइसीलियम उसी प्लांट के ऊपर। एक तो प्राइमरी माइसीलियम बन गई, अब बनेगी सेकेंडरी माइसीलियम उसी प्लांट के ऊपर। हाइफी बन जाएंगे डाइकैरियोटिक कॉन्जुगेशन के थ्रू, जैसे हम वो पीछे पढ़ के आए हैं क्लैम्प कनेक्शन में। अच्छा, डाइकैरियोटिक हाइफी बन गए। अब ये आगे स्पोर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उस जनरेशन में स्पोर ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे, बल्कि ये हो जाएंगे डोरमेंट। एम्ब्रियो के अंदर जाके, इनसाइड द एम्ब्रियो ये इन्वेट करेंगे, और एम्ब्रियो के अंदर जाके आराम से डोरमेंट हो जाएंगे।
अब वो फसल कटेगी वीट की, कट के जो है जी वो सीड जाएगा मार्केट में। अब अगले साल दोबारा वो सीड आके जो है फील्ड्स में उसको हम दोबारा लगाएंगे। अब जब वो सीड हम दोबारा आके फसलों में लगाएंगे फील्ड में, और वो वीट की हमारी फसल बड़ी होगी, तो जब वो वीट की फसल बड़ी हो जाएगी, तो ये जो सेकेंडरी माइसीलियम थी ये तो उसके अंदर प्रेजेंट थी, उसके एम्ब्रियो के अंदर, ये दोबारा से एक्टिव होगी और एक्टिव होके क्लेमाइडोस्पोर्स या टिलिटोस्पोर्स प्रोड्यूस कर देगी उस प्लांट के अंदर। अब सीड में ही ऑलरेडी फंजाई मौजूद, फंगस मौजूद थी। सो जब वो फसल बढ़ेगी तो उसमें उसमें से बहुत सारे सीड ऐसे होंगे जिनके अंदर वो टिलिटोस्पोर्स मौजूद होंगे। अब ये टिलिटोस्पोर्स डिस्पर्स होंगे हवा के थ्रू जब बन जाएंगे, और फिर जो बाकी हेल्दी प्लांट्स होंगे इसके वीट की फसल के, उनको जाके इन्फेक्ट करेंगे और फिर दोबारा से जो अपना लाइफ साइकिल है ये स्टार्ट कर देंगे। सो इस तरह से कुछ जी ये इनका लाइफ साइकिल होता है। ये मैंने डायग्राम भी ड्रॉ की है। आप ऐसा कीजिए कि इस डायग्राम को देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपके पास ये लाइफ साइकिल भी आ जाए और डायग्राम भी आ जाए। आप जरा इस डायग्राम को देखिए और इन स्टेजेस को दोबारा पढ़िए और साथ गपशप लगाइए। मुझे 2 मिनट की ब्रेक दीजिए, मैं 2 मिनट के बाद आपके पास वापस आता हूँ। अच्छा जी, मैं आ गया हूँ वापस। आपके कमेंट में पढ़ रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये आप सारे ही कंफ्यूज हुए हुए हैं, सारे ही कंफ्यूज हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, मैंने वहाँ लाइन लिखी थी कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होते। अभी हम स्मर्ट पढ़ रहे हैं सैफुल्ला, अभी हम रस्ट पे नहीं गए। रस्ट में सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं। वो रस्ट की जो मैंने डिफ्रेंशिएशन की बात की थी वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के हवाले से थी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल ऑर्गन्स नहीं होते। अब ये फ़र्क है ना थोड़ा सा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें ना, अब आप बैक्टीरिया की एग्जांपल लें, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन उनमें एक प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन का, जिसके थ्रू वो अपना जो एफ फैक्टर है प्लाज्मिड वाला, उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। अब वो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन हम उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह बेसिडियो माइकोटा के केस में ये होता है। हाँ जी, सुने ज़रा सारे।
बेसिडियो माइकोटा के केस में ये होता है कि दो हाइफी आपस में मिलते हैं और अब उनके पास एक एक न्यूक्लियाई है ना, तो जब वो दोनों फ्यूज करते हैं आपस में तो एक हाइफी के अंदर दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। अब ये होता है, इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। ठीक है जी, इसको इसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज। तो इसी को ही हम सेक्स और रिप्रोडक्शन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं, यानी यही है जो है बेसिडियो माइकोटा में सेक्स और रिप्रोडक्शन होती है। अगेन ये पूरे स्मट के अंदर मैंने कहीं पर भी सेक्स और रिप्रोडक्शन का लफ्ज नहीं लिखा। क्यों जी? मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है कि हाइफी डाइकैरियोटिक बनते हैं, या पॉइंट पढ़िए जरा सारे। मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि हाइफी बिकम डाइकैरियोटिक बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, तो ये जरा बात आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। दूसरी बात सैफुल्ला, मैं अभी हम रस्ट पे नहीं पहुंचे, अभी हम स्मट पे ही हैं। सो ये अभी हम नहीं कह सकते कि हम सेक्स और रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। चले, अभी मेरा ख्याल है सबको ये बात क्लियर होगी होगी मुझे रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से ताकि मैं आगे चलूँ। ये साइकिल आपने देख लिया होगा। मैं अब रस्ट के बाद, अच्छा एक पॉइंट हमारा स्मट के हवाले से रह गया। स्मट की ना दो टाइप्स हैं, एक है लूज स्मट, दूसरी है कवर्ड स्मट। लूज स्मट स्मट की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो ट्लिटोस्पोर्स हैं वो कवर्ड नहीं होते ऊपर से, यानी जैसे ही आप गंदम का सिट्टा फर्ज करें उसमें दाने होते हैं ना, स्मट की बीमारी में गंदम के ग्रेन्स की जगह पर ये ट्लिटोस्पोर्स होंगे। अब लूज स्मट में वो जो ट्लिटोस्पोर्स हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो सिट्टे के दाने की जगह होंगे, उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। सो इस वजह से वो बड़ी आसानी से हवा के थ्रू डिस्पर्स हो जाती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है वीट और ओट के अंदर जो स्मट होती है उसको हम लूज स्मट कहते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट में जो ट्लिटोस्पोर्स हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू कवर होते हैं। अब आप देखिए मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है तो वो आसानी से फिर एयर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकते। इसकी एग्जांपल हमारे पास है शुगर केन और मेज के अंदर जो स्मट की बीमारी होती है उसके अंदर ज्यादातर ऐसा होता है। चला कौन गया है? अच्छा ठीक है, 6 लोग हम रह गए जनाब। अगली हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव स्पीशी है वेजिडियो माइकोटा की, दैट इज पुक्सिनिया। पुक्सिनिया ग्रामिनस की आपने नाम सुना होगा। अच्छा इसको रस्ट कहते हैं जी कॉमनली। एक सेकंड मुझे दीजिए, मुझे कॉल आ गई। हेलो, हाँ असद यार बाबा मैं सेशन ले रहा थी, 2 मिनट ठहर जा, तुम ही आ जाए थे, मरे की कर रहे हैं। ओ यार मैं पढ़ा रहा सी तो मैं करना फिर तेन कॉल है। ओ यार जेडे वो अपने क्लास वालों नहीं है उन्होंने पढ़ा रहे थे। ओके मैं करना तेन कॉल है। चलो जी। अब तो होगी होगी, मैंने देखा ही नहीं। चले जी। अच्छा हम हैं जी पुक्सिनिया के ऊपर। अच्छा एक तो ये बड़ा ऑब्लिगेटरी पैरासाइट है। अब ये ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का पॉइंट मैंने ये इसलिए लिखा है यहाँ, है तो स्मट भी ऑब्लिगेटरी पैरासाइट ही, लेकिन यहाँ पर जी मैंने स्पेशली इसलिए मेंशन किया था क्योंकि रस्ट जो है इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए दो होस्ट्स की जरूरत होती है, आपको पता है। एक तो वीट है और दूसरा बर्बेरी है, और दूसरा बर्बेरी है। तो इसलिए मैंने ये स्पेशली ये यहाँ लफ्ज मेंशन किया है कि अगर ये दो होस्ट एक जगह पे पुक्सिनिया ग्रामिनस को अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर ये डिजीज कॉज कर ही नहीं सकता। सो ये ऑब्लिगेटरी है उस हवाले से याद रखें। अच्छा पुक्सिनिया की एक स्पीशी है पुक्सिनिया ग्रामिनस ट्रिटिकी, जो कि बेसिकली वीट का पैरासाइट है और ये अपना लाइफ साइकिल वीट और बार्ले के ऊपर मुकम्मल करता है। इसका लाइफ साइकिल देखते हैं जी। इसके भी 5 स्टेजेस हैं। हर स्टेज के अंदर एक स्पेशल किस्म का स्पोर प्रोड्यूस होता है। इंटरेस्टिंग करेक्टर है इसका। पहली स्टेज को यूरिडिनल स्टेज कहते हैं, इसके अंदर यूरिडिनल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। मार्च के महीने में ये इन्फेक्शन शुरू होगा, सोराई प्रोड्यूस होंगे स्टेम के ऊपर। सोराई को हम आउटग्रोथ भी कह सकते हैं खास तरह की। ऑब्लिगेटरी का मतलब ऐसा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन पूछा, मैं जरा उसको आंसर कर लूँ फिर आगे चलते हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब ऐसा पैरासाइट होता है
जो अपने होस्ट के अलावा किसी होस्ट के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकता, उसका होस्ट बड़ा स्पेसिफिक होता है। यानी जैसे ये है क्या नाम है इसका, पुक्सिनिया ग्रामिनस ट्रिटिकी है। अब ये एक स्पीशी है पुक्सिनिया ग्रामिनस ट्रिटिकी, ये वीट और बार्ले के अलावा किसी और के ऊपर अटैक ही नहीं करता। इसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इन दोनों की मौजूदगी होना ज़रूरी है, वीट और बार्ले की। सो अगर वीट और बार्ले में से एक भी चीज़ मौजूद नहीं होगी एक जगह पर, इन दोनों में से एक भी मिस करती होगी, तो ये अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर सकेगा, ये जिंदा नहीं रह सकेगा। चलो अच्छा, पहली स्टेज में कह रहा था जी कि यूरिनल स्टेज है, मार्च में इन्फेक्शन शुरू होता है, स्टेम के ऊपर सुराए निकलते हैं, उनको हम कहते हैं यूरिडोसुराए, और उन यूरिडोसुराए के अंदर खास किस्म के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको हम कहते हैं यूरिडोस्पोर्स। यूरिडोस्पोर बने मार्च में, डिस्पर्स हुए और उन्होंने जाके हेल्दी प्लांट्स को अटैक करना शुरू कर दिया। मिसाल के तौर पर अगर एक वीट के प्लांट में यूरिडोस्पोर थे, अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि वो कहाँ से आए, वो हम एंड पे करेंगे। हम ये फर्ज कर लेते हैं कि वो थे, यूरिडोस्पोर थे, वो डिस्पर्स हुए और उन्होंने जाके 20-30 हेल्दी प्लांट्स को अटैक कर लिया, अटैक किया, वहां जाके फिर दोबारा सोराई बनाए, यूरिडोस्पोर बनाए अगेन, फिर जाके हेल्दी प्लांट्स को अटैक कर दिया। तो जब तक जनरेशन मौजूद होगी तब तक यूरिडोस्पोर हेल्दी प्लांट्स को अटैक करते रहेंगे और फसल को डैमेज करते रहेंगे। अब हुआ क्या जी कि हमारा ग्रोइंग सीजन हो गया एंड, 3-4 महीनों तक फसल की तबाही होती रही यूरिडोस्पोर्स की वजह से। यहाँ पर आके टीलियल स्टेज शुरू होती है। इसमें क्या होता है कि जब ग्रोइंग सीजन एंड होने लगेगा, अब प्लांट के अंदर हाइफी तो है, वो हाइफी कुछ खास किस्म के सुराई बनाना शुरू कर देंगे, उनको हम कहते हैं टिलिटोसुराई। उन टिलिटोसुराई के अंदर स्पेशल किस्म के स्पोर होंगे जिनको हम कहेंगे टिलिटोस्पोर्स। अब ये टिलिटोस्पोर डिस्पर्स होंगे और जाके ज़मीन के ऊपर गिर जाएंगे। फसल तकरीबन एंड होने वाली है, अप्रैल मई का मौसम आ गया है, ये ज़मीन के ऊपर गिर जाएंगे और जाके डोरमेंट हो जाएंगे। डोरमेंट हुए, फिर गर्मी आएगी, फिर सर्दी आएगी, ये ज़मीन के ऊपर ही पड़े रहेंगे डोरमेंट कंडीशन में। अब दोबारा जब किसान उसी फील्ड में अगले साल फिर गंदम काश्त करेगा, तो ये जो हमारे टिलिटोस्पोर डोरमेंट हो गए थे, इनकी तीसरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी और ये एक्टिव हो जाएंगे। उस स्टेज को हम कहते हैं बेसिडियल स्टेज। अब इस स्टेज पे जनाब ये टिलिटोस्पोर जमीन पे जर्मिनेट करेंगे, माइसीलियम बनाएंगे और उस माइसीलियम में बेसिडिया बनेंगे। बेसिडिया के अंदर आपको पता है बेसिडियोस्पोर होंगे और ये बेसिडियोस्पोर विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे। अब मैं आपको ऊपर कह रहा था कि इसको चाहिए 2 होस्ट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो गंदम की तो तबाही इसने एक सीजन में कर दी थी, अब इसने ढूंढना है कि मुझे कहीं करीब ही बार्ले मिल जाए। बेसिडियोस्पोर्स जाके करेंगे बारबरी को या बार्ले को अटैक, बार्ले को अटैक करके उसके अंदर अपने हाइफी बनाएंगे और हाइफी जो है वो फ्लास्क शेप की पिकनिया बनाएंगे। अब पिकनिया जो है ये भी एक तरह के सुराए हैं और इन पिकनिया के अंदर पिकनियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। अब पिकनियोस्पोर्स की वजह से हम इनको, इस स्टेज को पिकनियल स्टेज भी कहते हैं। पिकनियोस्पोर बनेंगे, वो डिस्पर्स हो जाएंगे इंसेक्ट्स के थ्रू। आपको पता है कि इंसेक्ट्स के थ्रू वो कैसे डिस्पर्स होते हैं, पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अब इंसेक्ट आएगा, फर्ज करें कोई मक्खी आती है, वो बारले के ऊपर बैठेगा तो उसके साथ स्पोर लग जाएंगे, वो एक और बारले के प्लांट के ऊपर जाके बैठेगा तो उसके साथ फिर वो उस पर जाके अपने स्पोर जो है वो रिलीज कर देगा। तो एक बारले के प्लांट में जाके बारले के प्लांट में पिकनियोस्पोर बने। अब ये पिकनियोस्पोर जब इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रेवल करेंगे अगले बारले में तो वहां पे जाके ये फिर उसी तरह से जो है जनाबे अली वो हाइफी बनाएंगे और मासीलियम बनाएंगे। अब यहाँ पे होगी सेक्सो रिप्रोडक्शन। यहाँ पर आप सैफुल्लाह क्लियर कर लीजिएगा कि अभी हम रस्ट पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने सेक्सो रिप्रोडक्शन का लफ्ज पढ़ लिया है। यहाँ पे होगी सेक्सो रिप्रोडक्शन। सेक्सो रिप्रोडक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम कहेंगे एसीडियम। एसीडियम में स्पोर बनेंगे जिनको कहते हैं एसियोस्पोर्स। अब ये एसियोस्पोर विंड के थ्रू डिस्पर्स करेंगे और जाके अटैक करेंगे वीट के ऊपर। अब जब वीट के ऊपर जाके ये अटैक करेंगे तो वीट में जाके एप्रिसोरियम एक स्पेशल किस्म की स्ट्रक्चर होती है वो बनाएंगे और उस एप्रिसोरियम के अंदर यूरिडोस्पोर्स बन जाएंगे। तो अब ये वो यूरिडोस्पोर्स हैं जिनसे हमने अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट किया था।
तो ये हमारे पास डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा फिर बाद में खुद ही बैठ के। अभी मैं थोड़ा आगे चलना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अगैरिकस भी कंप्लीट हो जाए ताकि हमारा एस्कोमाइकोटा तो एटलीस्ट कंप्लीट हो। 3 मिनट हमारे पास रह गए, मैं कंप्लीट कर लूँगा। अच्छा, एगैरिकस मशरूम है, आप सबको पता है ये एडिबल होती है। एगैरिकस जो है ये मशरूम है और एडिबल होती है। इसकी बॉडी ना 2 पार्ट्स की बनी होती है। एक पार्ट वो है जो ज़मीन के नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं, अच्छा उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव माइसीलियम, ये अंडरग्राउंड होता है। और दूसरा पार्ट जो ग्राउंड के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं स्पोरोफोर, ये फ्रूटिंग बॉडी भी हम इसको कहते हैं। इसकी शेप भाई अम्ब्रेला लाइक होती है, और इसका जो तना है यानी जिसको हम स्टाक बोलते हैं उसको स्टाइप बोलते हैं, और इसके हेड को हम पाइलस बोलते हैं। ये नाम याद रखिएगा, तने को स्टाइप, हेड को पाइलस। वो हेड जो है वो कप शेप का होता है। अच्छा, ये स्पोरोफोर जो है ना, ये जो अबव ग्राउंड स्ट्रक्चर है, इसमें एक खास किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम गिल्स कहते हैं। वो गिल्स 2 तरह के होते हैं। कुछ गिल्स प्राइमरी गिल्स होते हैं, ये वो गिल्स होते हैं दैट रन थ्रू द होल लेंथ ऑफ पाइलस फ्रॉम द स्टाइप, यानी अबव ग्राउंड जितने भी स्ट्रक्चर है सारे स्ट्रक्चर में ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं, इनको प्राइमरी गिल्स कहते हैं। जो दूसरी टाइप है हमारे पास गिल्स की, ये सेकेंडरी गिल्स है। ये थ्रू आउट प्रेजेंट नहीं होते, यानी कुछ गिल्स ऐसे होंगे जो कहीं प्रेजेंट है, कुछ कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो उनको हम सेकेंडरी गिल्स कहते हैं। पहले मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा लूँ, ये डायग्राम है इसकी, ठीक है। अब इसमें पाइलस भी है, ये ऊपर वाला हिस्सा पाइलस है, पाइलस गिल्स से बना होता है। जो बिलो ग्राउंड स्ट्रक्चर है उसको माइसीलियम कहते हैं, इस तने को स्टाइप कहते हैं। और तना और जो कप शेप ऊपर वाला पाइलस है जिस स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होते हैं ना, उसको हम एनुलस कहते हैं। तो ये नाम आपने याद रखने हैं। अच्छा, गिल्स के बारे में 2-3 बातें और हैं गिल्स की स्ट्रक्चर के बारे में जिससे ये पाइलस बनी हुई है। सेंट्रल पार्ट जो है ना गिल्स का, उसको हम ट्रॉमा कहते हैं। गिल्स के अंदर अंदर गिल्स के बेसिडिया अरेंज होते हैं, बेसिडिया अरेंज हुए होते हैं बड़े कॉम्पैक्टली। बेसिडिया की इस कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट को हाइमीनियम कहते हैं। और बेसिडिया के दरमियान कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं बेसिडिया लाइक, जिनको हम पैराफाइसिस कहते हैं। तो मैं मुझे याद आ गया, मैंने यहाँ पे पैराफाइसिस का जिक्र कर दिया था। आप जहाँ भी पैराफाइसिस का जिक्र पढ़ेंगे ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स के साथ अटैच्ड होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये स्टीराइल होगी, यानी इसका ताल्लुक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ नहीं होगा। ये स्टीराइल स्ट्रक्चर्स होंगी दैट विल बी प्रेजेंट ऑलवेज विद सेक्सुअल ऑर्गन्स या सेक्सुअल पार्ट्स। चलें, आधा मिनट रह गया, मीटिंग अभी एंड हो जानी है। हम आ गए पेज नंबर 20 के ऊपर, 4 पेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रह गए हैं। 5 बजे तक हम इसको कवर कर लेंगे। सवाल आप अभी जब मैं दोबारा ज्वाइन करूँ अगर किसी का होता तब पूछ लीजिएगा। हम आखिरी टाइप डिस्कस कर रहे हैं जो कि है अगैरिकस हमारे एस्कोमाइकोटा की, और इसकी सिर्फ हमारे पास रिप्रोडक्शन रहेगी। जल्दी से फ़ौरन ज्वाइन कीजिएगा, मैं ना आपको लिंक दोबारा भेजूंगा, तो उस दोबारा वाले लिंक से आपने ज्वाइन करना है। ठीक है जी, चलो मैं एंड कर रहा हूँ।